बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम हिस्सा नसर में लेक्चर नंबर 28 में हिस्सा नसर से सबक पढ़ेंगे मुलम्मा, जिनकी मुसन्निफ़ा हैं हाजरा मसरूर। 1929 में इनकी पैदाइश है, 2012 में इनकी वफ़ात है। हाजरा मसरूर लखनऊ में पैदा हुई। उनके वालिद डॉक्टर तैमूर अली ख़ान सरकारी मुलाजिम थे। वालिद के तबादलों की वजह से उनकी तालीम कई शहरों में हुई। उनकी अचानक वफ़ात के बाद हाजरा का सिलसिला तालीम मुनक़ता हो गया। हाजरा मसरूर को घर में अदबी माहौल मैसर था। 1947 में अपने ख़ानदान के साथ लखनऊ से हिजरत करके लाहौर आ गईं। कुछ अरसा वह अहमद नदीम कासमी के साथ रिसाला नक़ूश की इदारत में शरीक रहीं। उनकी शादी मारूफ सहाफ़ी अहमद अली मुदीर डॉन से हुई। ख़वातीन अफ़साना निगारों में हाजरा मसरूर ने ख़ासी शहरत हासिल की। उनके ज़्यादातर अफ़सानों का मौज़ू ख़वातीन के मसाइल और छोटी बड़ी माशरती उलझनें हैं। मारूफ अफ़साना निगार और नक़ाद मुमताज़ शीरीन लिखती हैं, इतनी ज़्यादा तादाद में अच्छे अफ़साने हाजरा मसरूर के अलावा शायद ही किसी ने लिखे हैं। उनके मुतअद्दिद अफ़सानवी मजमूए शाया हो चुके हैं, मसलन चरखे, हाय अल्लाह, चोरी छुपे, अंधेरे उजाले, तीसरी मंजिल वगैरह। वो लोग के नाम से उनके ड्रामों का एक और मजमुआ भी शाया हो चुका है। हाजरा के अफसानों का कुलियात सब अफसाने मेरे सन 1991 में लाहौर से शाया हुआ था। हाजरा मसूर भरपूर अदबी और समाजी ज़िंदगी गुजारकर 15 सितंबर 2012 को कराची में वफ़ात पा गईं। कराची ही में दफन हुई। अब हम सबक की तरफ आते हैं। सबक मुलम्मा, इसके तदरीसी मकासद ये है कि अफसाना निगारी जो है वो हाजरा मसूर की वो किस तरह की थी, अभी हमने तारुफ में पढ़ा। माशरे में ज़ाहिर बातिन के दोगलेपन की निशानदही करना, कि माशरे में इंसान का जो बाज़ लोगों को दिखावे की आदत होती है, उसके नफ्सियाती पस मंज़र की निकाब कुशाई वो किस तरह से होगी, वो भी हम इस तदरीसी मकासद हम सबक को पढ़ लेने के बाद जान सकेंगे। और इसके अलावा अफ़साने की सीरत से वाक़फ़ियत हमें होगी और अच्छे अफ़साने की खूबियाँ क्या हैं, ये भी हम देखेंगे। वो रेलवे टिकट घर के सामने स्याह रेशमी बुर्के में लिपटी खड़ी थी। पलटी हुई निकाब, कुछ मुतज्जिस सी निगाहें। रात के 11:30 बज चुके थे। मुतज्जिस हैरान सी निगाहें। गाड़ी के आने में सिर्फ 15 मिनट बाकी थे, लेकिन टिकट घर की खिड़कियां अभी तक बंद थीं। उसकी हैरान नजरें बंद खिड़कियों से सर टकरा टकरा कर उकता गईं। उसने एक नज़र अपने इर्द गिर्द डाली। ज़मीन और बेंचों पर सैकड़ों आदमी लाशों की तरह पड़े सो रहे थे, जैसे इन सबको सफ़र करना ही न था। आहिस्ता से कुली की तरफ मुड़ी, जो इसका हल्का फुल्का टेचीकेस सा मुख्तसर सा बिस्तर सर पर रखे हुए था। कुली, अब तक टिकट घर नहीं खुला? गाड़ी हमेशा लेट रहत है। कुली ने अपनी धुंधली सी तन्हा आंख उसके खूबसूरत चेहरे पर गाड़ दी और जैसे उसकी दूसरी फूटी आंख का धंसा हुआ भपोटा अपनी बेमायगी पर फड़कने लगा। तो कहाँ बैठूं मैं? वो जैसे अपने आप से सवाल कर रही थी। उसने एक बार फिर करीब बढ़े हुए गरीब इंसानों पर अपनी नजरें बिखेर दी। यहीं बैठ जाओ, यहाँ। ये ऐसा महसूस हुआ इसका रेशमी बुर्का, खूबसूरत चेहरा और नफीस सामान गरीब कुली की नजरों में हकीकत नहीं रखता। ये सोचकर उसका दिल बैठने लगा। खामोशी से नीम तारीख सी काली कलोटी सड़क की तरफ देखने लगी, जिस पर इक्का दुक्का यानी चंद एक चर्ख चूक करते हुए यके की मैली चिमनियों वाली बत्तियों में से एक कसीर सी रोशनी निकलकर सड़क पर रेंग रही थी। उसका ख्याल फौरन ही अपनी मौजूदा हालत की तरफ दौड़ गया। मैं क्या हूँ? मैं क्या हूँ इस वक्त? वो देखने वालों की नज़र में यकीनन कोई अमीर कबीर आज़ाद ख्याल लड़की, लेकिन दरहकीकत एक मिटे हुए ख़ानदान की काबिल लेकिन परेशान हाल लड़की, बिल्कुल यक्के की धुंधली लालटेन। रख दे थे सामान इसी जगह। नहीं, मैं यहाँ नहीं बैठूंगी, उसने किसी कदर गुस्से से कहा। फिर अंधेरे में घूरने लगी। अंधेरी सड़क पर करारे बूटों की चरड़ चरड़ पैदा हुई। एक साया रास्ता पर बढ़ने लगा। आखिर स्टेशन की तेज रोशनी में उसने देखा कि एक कबूल सूरत नौजवान एक भारी सा ओवरकोट पहने उसी तरफ आ रहा है। लड़की समझी शायद टिकट लेने आ रहे हैं। जब हुए सख्त मुस्कुराई। नौजवान टाई की गिरा कसता उस पर एक चुभती हुई नजर डालता टिकट के घर के पीछे निकल गया। लड़की के खिले हुए लब सुकड़ गए। होगा कोई अमीरजादा, भला वो थर्ड क्लास का टिकट लेने क्यों आएगा? फिर हम सामान रख के जाए थे। कुली लड़की की खामोशी से झुंझला कर बोला। बको मत, मैं यहाँ हरगिज ना बैठूंगी, ऊंची आवाज में बोल उठी। अचानक वही नौजवान टिकट घर के पीछे से निकल आया। कुली, तुम जनाना इंटर क्लास वेटिंग रूम में क्यों नहीं ले जाते? वो बोला। फिर इतनी दूर टिकट लेने कौन आएगा? लड़की कुली से ही मुखातिब थी। टिकट सेकंड का चाहिए या इंटर का? नौजवान भी जैसे कुली से पूछा था। एक लम्हे के लिए सन्नाटे में आ गई। कुली, चलो, वो बड़े रौब से कहने लगी।
आगे आगे कुली, पीछे पीछे और वो पीछे पीछे वो। उसकी ऊंची बड़ी एड़ी की सैंडल जमीन पर एक दिलचस्प शोर बखेर रही थी। मजबूरी मैन साहब, कली ने इसके चरमी बटवे से मुतासर होकर कहा। अभी नहीं मिलेंगे पैसे। वो सिंगार मिर्च के सामने खड़ी जनवरी की कपा देने वाली सर्दी में रुमाल से पेशानी पूछ रही थी। काहे कोई कुली के मोटे मोटे होंठ लटक गए। इकट्ठे ले लेना, समझे तुम गाड़ी पर सामान भी रखवा देना, और देखो ये जैसे ही टिकट घर खुले मुझे बताना, आकर पैसे ज्यादा मिलेंगे। कुली अपने नारियल जैसे सर पर पगड़ी लपेटता चला गया। लड़की बजाय बैठेंगे मुस्तरबाना बेचैनी से टहलने लगी। सामने बेंच पर कोई कंबल में लिपटा कुलबुला रहा था, यानी हिल रहा था। अजीब मुसीबत है, और दिल ही दिल में कहने लगी, ये कमबख्त मर्द हर मौके पर धमकते हैं, कुछ नहीं तो सेकंड और इंटर का शोशा ही छोड़ दिया। अब इसे क्या मालूम था कि इसने इस वक्त जो कुछ मेरे पास देखा बस यही मेरी कुल कायनात है। अटैची केस और होल्डाल अच्छे जमाने की यादगार है। चर्मी बटवा एक सहेली का तोहफा, और ये बुरका चलते वक्त खाला जान का मांग लिया था कि मुसाफिर औरतें मैले कुचैले बुरके वालियां देखते ही फैल फैल कर बैठ जाती हैं। आज ही दोपहर को तो चचा जान की बीमारी का खत मिला था। अम्मी जान का ख्याल है कि घर से कोई इन्हें देखने चला जाता तो अच्छा था, वरना वो यही कहेंगे कि हमने तो भाई के मरने के बाद भावा जब भतीजे भतीजों का इतना ख्याल किया कि पैसे को पैसा न समझा, लेकिन वही बुरे वक्त के साथ ही निकले नहीं। बस वो इतना सुनकर जाने को तैयार हो गई। अम्मी जान ने जाने कब से 3 रुपए जोड़ कर रखे थे, 100 निकाल कर दिए कि तुम अकील को साथ लेकर चले जाओ। अकील बच्चा ही सही, लेकिन है तो लड़का। बस मुझे यही बात उनकी जहर मालूम होती है, जाने क्या लड़कियों को समझती है। मैंने उनसे पूछा कि मैं क्या कोई लड्डू पेड़ा हूँ जो कोई खा लेगा, अकील को देखकर डर के मारे उगल देगा। आखिर सलमा रजिया भी तो लड़कियां हैं, ये कैसे मजे में तनहा सफर क्या करती हैं। इस पर उन्होंने कहा, भाई वो बड़े आदमी की लड़कियां हैं। मैंने जवाब दिया, वो तब तो उन्हें बिला मुबालगा 1 दर्जन नौकरों के झरमट में सफर करना चाहिए। क्योंकि हम गरीब हैं, इसलिए एक ही सफर का खर्च निकलना मुश्किल है। कुजा यानी कि एक नन्हे हाफिज के साथ, जिसकी हिफाजत वो खुद मुझ पर फर्ज होगी। गर्ज घंटों उनसे बहस की, तब कहीं जाकर अकील साहब के पहरे से निजात मिली। खांसी की खूं खूं से वो चौंकी। कंबल की गठरी खुली और एक झड़ियों का मारा बगले के पर जैसे सफेद बालों का चेहरा उसके सामने था। अपनी ढीली ढाली फ्रॉक, तैशे हुए बाल ट्रंक पर रखे वैसे हेड से कोई ईसाई बुढ़िया मालूम हो रही थी। लड़की ने एक सख्त तनकीदी निगाह सूखी मुंडी बुढ़िया पर डाली, और फिर दिल ही दिल में खुश्क साख पर अफसोस करने लगी। काश इसे पोखर के पानी की तरह साकत बुढ़िया के बजाय कोई समंदर की सी बेचैन और जवान लड़की यहाँ होती, जो उसके रेशमी बुरके में दहकते हुए चेहरे को इश्क से देखती। कुली ने अंदर आकर बताया कि घर टिकट घर खुल गया है। लड़की उठकर उसके साथ हो ली। रास्ते में वो बराबर इधर उधर देखती जा रही थी, कहीं वो नौजवान से थर्ड क्लास टिकट लेते ना देख ले। क्या कहेगा अपने दिल में, लेकिन वो कहीं नजर न आया। लड़की ने इत्मीनान से टिकट ले लिया। चीखती चिंघाड़ती हुई गाड़ी प्लेटफार्म के सीने पे अंदर आई। जब लड़की कुली के पीछे वेटिंग रूम से निकली तो उसकी पहली नजर जो उस नौजवान पर पड़ी, जो बड़ी शान से सिगरेट मुंह में दबाए उसे गौर से देख रहा था। अब क्या हो, वो सोचती हुई जल्दी आगे बढ़ने लगी। वो जनाना डब्बे के बिल्कुल करीब पहुंच गई। औरतों की कांव कांव और जेवरात की झंकारियां जैसे आदि मुजरिम कैदियों की हाय हाय हथकड़ियों और बेड़ियों की ताल पर। इस पर तरफा मर्दों की उनको हिदायतें उन पर हिदायतें मुन्नी की अम्मा सामान न खोने पाए। एक दूसरे आदमी इस क़यामत के मौके पर गला फाड़ फाड़ कर कह रहे थे, खबरदार निकाब ना खुलने पाए। लड़का कुली दरवाजे पर अड़े हुए मर्दों के दरमियान से निकलकर डब्बे में दाखिल होने की फिक्र कर रहा था कि पीछे से औरतों मर्दों की एक और टोली उस भरे हुए डब्बे पर हमलावर हुई। लड़की बेचारी बीच में फंस कर रह गई। इस टोली की एक औरत ने अपने चांदी की चूड़ियों में फंसा हाथ बुरके की गुडरी से निकाला। लड़की को रास्ते में हायल देखकर धक्का दे दिया। लड़की एक झकोला यानी झटका खाकर संभल गई। इसका दिल बेसाख्ता चाह के उस औरत का झालरों से मुज़य्यन बुर्का नोच कर भाग जाए, या फिर उसे रेल के नीचे धक्का दे दे, लेकिन सामने जो देखा तो वही नौजवान खड़ा मुस्कुरा रहा था। अरे कुली, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? पूरी ताकत से चिल्लाई। और कुली को लेकर किसी तरह से हजूम से निकलकर दोबारा प्लेटफॉर्म की फरमाइश करने लगी। उसकी निगाहों के सामने सैकड़ों मैले कुचैले बुरके गुब्बारों की तरह उड़ रहे थे। काश वो भी एक ऐसा ही बुरका ओढ़े होती तो कोई उस पर तन से मुस्कुराने वाला ना होता। लेकिन इसके दिल के किसी गोशे में ये आरज़ू फड़फड़ाने लगी। वो हर फिर कर बिला मकसद ही दर्जों पर लिखी हुई इबारत पढ़ रही थी। फर्स्ट सेकंड इंटर जाना इंटर। वो दफातन थम गई। एक बार इबादत को फिर पढ़ा। दर्जा से मूसलाधार बारिश में किसी घने दर का साया मालूम होने लगा। बिला सोचे समझे दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। कुली बाहर ही मुतज्जब सा खड़ा था। ले आओ सामान, दिल फ्रेम मुस्कुराहट के साथ बोली। कुली सामान रखकर उसे एक आंख से घूरने लगा, जैसे उसकी तह तक पहुंचना चाहता हो। लड़की भाग भी उसने बटवा खोला। चमकती हुई ठंडी से बढ़ा दी। कुली का चेहरा, जो हिकारत के जज्बात के बाईस बुरी तरह लटका हुआ था, एकदम खिल उठा। मजदूर को मजदूरी चाहिए, इसे किसी के मामले से क्या गर्ज।
उसने अठन्नी को मलकर देखा, जैसे यकीन करना चाहता हूँ वाकई हल्के फुल्के असबाब की अठवाई 8 आने भी हो सकती है। सीटी की आवाज़ सुनकर कुल उतर गया, फिर लड़की का नाभि होठों पर एक मुतमईन मुस्कुराहट लहराने लगी। दरवाजे से लगकर खड़ी हो गई। उसने देखा कि नौजवान और कोट की जेबों में हाथ ठोंसे खड़ा इसे मीठी नजर से ताक रहा है। गाड़ी को जुम्बिश हुई, वो दौड़कर आगे चला गया। स्टेशन की दुकानें खांचे वाले गली इसकी नजरों के सामने से भाग रहे थे। देर तक खड़ी स्टेशन की बत्तियों को, जो अब अंधेरी रात में जुगनू की तरह चमक रही थी, घूरती रही। आखिरी घुप अंधेरे में उसकी नजर ठोकरे खाने लगी। अब अपने डब्बे की तरफ मुतवज्जह हुई। 2 सीटों पर 2 औरतें रंगीन लिहाफों में लिपटी हुई थी। उनके भारी भारी बक्स और बड़ी बड़ी पोटलियां इस तरह फैली हुई थी, किसी के बैठने की जगह ही ना थी। तीसरी सीट पर कोने में एक औरत बिल्कुल दुबली पतली बैठी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। इसके करीब एक दूसरा बच्चा, जो ज्यादा से ज्यादा 2 साल का होगा, बैठा मिनमिना रहा था। बिल्कुल सूखा, हाथ पांव की खाल लटकी हुई, जैसे वो पैदाइश के फौरन ही बराह रास्त बुढ़ापे की तरफ चल दिया हो। डब्बे पर अजीब इस्मेहलाल तारी था, यानी अजीब तरह का शौक सा खामोशी तारी थी। लड़की बददिल होकर उसी सीट पर टिक गई। एक छोटे से स्टेशन पर गाड़ी रुकी। लड़की का दिल पसलियों से सर टकराने लगा। अगर कोई इस वक्त इसका टिकट देखे तो उसे फुरेरियां आने लगे। 2 मिनट बाद गाड़ी चल दी। लड़की सोचने लगी, आखिर इस मुलम्मा यानी दिखावे का क्या फायदा, जो जरा सी रगड़ से उतर जाए। दुनिया में अमीर गरीब सभी तो हैं, भला एक कीमती ओवरकोट वाले नौजवान से इस कदर मुतासर होने की क्या वजह। आसमान पर सुबह की रोशनी रेंगती जा रही थी। तारे सहमे से कांप रहे थे कि गाड़ी और स्टेशन पर रुकी। लड़की ने दरवाजे से सर निकालकर स्टेशन का नाम पढ़ा। अब उसकी मंजिल मकसूद करीब थी। सोई हुई औरतें उठ बैठी, आपस में जमाइयां लेकर किसी दूसरे सूबे की ज़बान में बातें कर रही थी। इनमें से एक भी लड़की की तरफ मुतवज्जह ना हुई, जैसे वो अपने काले चेहरों के सामने इसके काले बुर्के की कोई हकीकत ही ना समझती थी। लड़की ने अपना असबाब दरवाजे के करीब घसीट लिया, क्योंकि आइंदा स्टेशन पर उसे उतरना था। ये गाड़ी रुकी और इसने जल्दी से अपना बिस्तर प्लेटफॉर्म पर लड़का दिया। फिर अटैची से लेकर उतर गई। छोटा स्टेशन, गाड़ी सिर्फ 2 मिनट ठहरती थी। ट्रेन ने सीटी दी। इस नौजवान पर एक अलविदाई नजर डालने के लिए रुकी रही। इसका ख्याल था कि यकीनन किसी अगले स्टेशन पर उतरेगा। बहुत खुश थी कि इसलिए कि उसने मुफलिसी को इस अमीर नौजवान से छुपा लिया। लेकिन वह देखकर सन्नाटे में आगे के नौजवान इससे जरा फासले पर खड़ा ट्रेन में बैठे हुए आदमी से अलविदाई मुसाफा कर रहा था। लड़की घबरा कर कुली को पुकारने लगी। एक बूढ़ा आंखें मलता हुआ बढ़ा उसका सामान उठाकर चलने लगा। कितना अजीब इत्तेफाक था, जहां होती वहां उसे भी उतरना था। लड़की तकरीबन भागने लगी, इसलिए कि अब नौजवान से पहले गेट पास करके 3rd क्लास का टिकट उसकी नजर से छुपाना चाहती। लेकिन जब वो गेट के करीब पहुंची तो नौजवान गेट से बाहर खड़ा से आता देख रहा था। टिकट देने के लिए लड़की का हाथ बढ़ता ही न था। इस वक्त टिकट उसके हाथ में एक मन का बोझ था। वो एक लम्हा तक तजबज़ब की हालत में खड़ी रही, यानी कशमकश की हालत में। आखिर से टिकट देते हुए शिकस्त मान लेना पड़ी। वो मुजमहल कदमों से बाहर निकली, यानी कि थके हुए। इस वक्त उसकी हालत उस शख्स की थी जिससे अपने कपड़ों पर पानी की एक छींट पड़े बगैर दरिया पार कर लिया हो, लेकिन किनारे पर फिसल कर पानी में शराबूर हो जाए। उसे अब नौजवान कहीं नजर न आया। शायद वो उसकी निगाहों में अब कोई दर्जा न रखती थी। यह एहसास उसके सीने को बरमा रहा था। वो तांगे पर बैठकर रो दी। चचा के यहाँ इसका इस्तकबाल सिर्फ इसलिए बड़ी गर्मजोशी से किया कि उसने बीमार चचे की आदत के लिए तनहा सफर किया था। लेकिन वहीं गर्मजोशियों के मुकाबले में बहुत सर्द दिखाई दे रही थी। उसने चाय की एक प्याली बहुत इसरार पर कड़वी दवा की तरह पी। कोठे पर धूप खाने चली गई। इसके पीछे चचाजाद बहन भी आ गई। बाजी, बुरका तो बड़ा अच्छा सा बना डाला तुमने। वो इसका बुरका भी नीचे से मारे शौक के उठा लाई थी। लड़की ने उसकी बात का कोई जवाब न दिया और सूरज के रुख पर खड़ी हो गई। बुरके को कहर आलूद नजरों से देखने लगी, यानी गुस्से भरी नजरों से। फिर लंबी चौड़ी छत पर मुस्तरबाना ठहरने लगी। बेचैनी से इसे बुरके की तारीफ होते ही सफर के सारे वाकयात रह रह के याद आने लगे, जिन्हें वो अपने दिल से महव कर देना चाहती थी, मिटा देना चाहती थी। उसकी बहन बुरका पहनकर खड़ी हो गई। कितना अच्छा लगता है, मैं बिल्कुल वैसे ही बनवाऊंगी। हर अच्छे कपड़े को देखकर खुद भी वैसे ही बनवाने को कहा करती थी, लेकिन शायद ही कभी ऐसा कर सकी हो। लड़की टहलते टहलते अपना ख्याल बटाने के लिए पड़ोस के मकान में झांकने लगी। उसने देखा गोबर से लपे पुते आंगन में बांस के खुरी चारपाई पर कोई तहबंद बांधे औंधा पड़ा धूप ले रहा था। चारपाई पर सरहाने की तरफ बेड़ी का बंडल और दियसलाई की डिब्बियां रखी हुई थी। फूस के छप्पर में एक अंधेरे उम्र की औरत बाजरे की मोटी मोटी रोटियां थोप रही थी। धूप करवट धूप खाने वाले ने करवट बदली और लड़की का दिल धड़कते धड़कते जैसे एक लम्हे के लिए थक गया हो। वही स्टेशन का अमीरजादा। अचानक दोनों की नजर चार हुई। नौजवान ने फुर्ती से करवट बदल ली। छप्पर में खूंटी पर कीमती ओवरकोट झोल रहा था। इस मकान में कौन रहता है अब? बिट्टो, इस मकान में कौन रहता है अब? लड़की ने अपनी बहन से सवाल किया, जो बुर्का पहने बुर्का पहने अब तक यही मालूम करी थी कि वो कैसी लगती है।
एक बेवा और उसका एक लड़का भी है, शहर में पढ़ता है। बाजी बेचारी बड़ी सीधी औरत है, हमारे यहाँ के सारे कपड़े यही सीती है, लेकिन सच मानो सिलाई बहुत कम लेती है। लड़की सूरज के रुख पर खड़ी बुरके को घूर रही थी। सब अफसाने मेरे इसमें किताब है, इससे ये सारा लिखा गया। और इसमें जो है मुसन्निफा हाजा मसूर बता रही हैं कि मुलव्वा एक दिखावा है, जो कि मतलब इंसानों को माशरे में रहते हुए इसकी पैरवी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो दिखावा है वो कहीं का भी नहीं रहता, और हमेशा हकीकत पसंद होना चाहिए इंसान को माशरे में रहते हुए। अब इसमें उन्होंने बताया है मुसन्निफ़ा ने कि जितनी कि ज़िंदगी हमेशा हकीकत पसंद होती है। जब कोई फ़र्द हकीकत को नज़रअंदाज करके मुलम्मा कारी की कोशिश करता है तो बहुत जल्द आंखों के आगे से पर्दा सरक जाता है। फिर इंसान के पास सिवाय शर्मिंदगी के कुछ नहीं बचता। इसलिए हमेशा अपनी चादर देखकर पाँव फैलाने चाहिए। अपनी हैसियत को हमेशा याद रखें, मुलम्मा कारी से हमेशा बचें। इसी में हमारी भलाई और इज़्ज़त पोशीदा है। अब हम इसकी मशक देख लेते हैं कि इसमें कुली ने लड़की को प्लेटफॉर्म पर बैठ जाने के लिए कहा तो इस पर लड़की ने किस रवैये का इजहार किया। सवाल नंबर 1, लड़की सफ़र क्यों कर रही थी? घर वालों ने अकील को साथ ले जाने का मशवरा दिया तो इस पर लड़की ने क्या जवाब दिया? लड़की स्टेशन पहुंची तो उसने सबसे पहले क्या देखा? लड़की जिस डब्बे में सवार हुई इसका माहौल कैसा था? अब इसका इन तमाम सवालात के जवाबात आप उस स्कूल की तरफ से दिए गए नोट से याद करेंगे। इस मतन की रोशनी में दुरुस्त जवाब पर निशान लगाएं। सबक मुलम्मा के माखज़ का नाम, यहाँ पर माखज़ है सब अफसाने मेरे। जब लड़की रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो गाड़ी आने में कितनी देर थी? 15 मिनट इसका जवाब है। सबक मुलम्मा असनाफ या अदब के लिहाज से क्या है? तो ये अफसाना है। मुलम्मा किसकी तहरीर है? हाजरा मसरूर, सेकंड ऑप्शन। लड़की ने कुली को कितनी रकम दी? 98, फर्स्ट ऑप्शन। और लड़की के सफ़र का मकसद क्या था? बीमार चचा की अयादत, इसका दुरुस्त जवाब है। लड़की ने रेल का सफ़र किस दर्जे में किया था? तो रेल का सफ़र उसने इंटर के दर्जे में किया था। लड़की पर अमीरजादे की इसरत कैसे वाज़ेह हुई? इस सवाल का जवाब भी आपको स्कूल की तरफ से दिए गए नोट से याद करेंगे। अब इसमें दुरुस्त और गलत पर निशान लगाएं। गाड़ी हमेशा लेट रहती है, कुली ने कहा। दुरुस्त। लड़की को मामू की बीमारी का खत मिला था, गलत। कुली 1 रुपए का सिक्का पाकर खुश हो गया, गलत। चचा के यहाँ लड़की का इस्तकबाल खुशी से किया गया, बिल्कुल ठीक। अजीजुल आप ग्रामर टॉपिक देखते हैं। सवाल नंबर 5 में हमारे पास है, सामने स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। उर्दू में इसम की बिलहाज जेंस 2 किस्में हैं, तस्कीर और तानीस में, जैसे मुजक्कर और मोनस। यानी हर इसम चाहे वो जानदार हो या बेजान, मुजक्कर होगा या मोनस। अगरचा माहिरीन कवायद ने तस्कीर और तानीस के कुछ असूल बनाए हैं, लेकिन आमतौर पर तस्कीर और तानीस अहले ज़बान के बोलचाल ही के ताबे होते हैं। और बेजान इसमों की तस्कीर और तानीस के सिलसिले में भी अहले ज़बान की गुफ्तगू ही सनद करार पाती है। अब मुदज्जज अल्फाज को अपने जुमलों में इस तरह से इस्तेमाल करेंगे कि इनकी तस्कीर और तानीस वाज़े हो जाए। अब इसमें जो लफ्ज़ है, पहला है बुर्का, और इसमें जो है जुमले आपने इस तरह बनाने हैं कि इसमें तस्कीर और तानीस वाज़े हो जाए। तो इसमें बुर्का जो है वो लफ्ज़ है हमारे पास मुज़क्कर। लड़की ने रेशमी बुर्का पहन रखा था। जुमले आप खुद ही बना सकते हैं, मैं सिर्फ तस्कीर और तानीस वाज़े कर देती हूँ। बुर्का जो है मुज़क्कर है, कुली मुज़क्कर है, सड़क जो है मुअन्नस है, लालटेन जलाई जाती है इसलिए ये भी मुअन्नस है, लब वाह होते हैं तो ये मुज़क्कर है, पेशानी जो है मुअन्नस है, फ़र्ज़ अदा किया जाता है मुज़क्कर है, साइंस और गुदड़ी दोनों लफ्ज़ मुअन्नस हैं। इस सबक का खुलासा अजीज तलबा आपने अपने स्कूल की तरफ से दिए गए नोट से याद करना है, और सबक मुलम्मा का सियाक सबाक ज़हन में रखकर दर्जा सफ़र की तशरीह करें। तो तशरीह जो है आपकी क्लास में जमात के काम में शामिल है। अब यहाँ पे सवाल नंबर 8 देखते हैं कि उर्दू में दूसरी ज़बानों के अल्फाज जज्ब करने की बेपनाह सलाहियत मौजूद है। यही वजह है कि ये ज़बान दसियों ज़बानों के अल्फाज अपने अंदर समोए हुए हैं। अब इसमें एक ज़माने तक इस पर फ़ारसी अरबी अल्फाज का गलबा रहा, अब कुछ अरसे से अंग्रेज़ी अल्फाज भी तेज़ी से इसका हिस्सा बनते जा रहे हैं। आप इस अफसाने में इस्तेमाल होने वाले अंग्रेज़ी अल्फाज की एक फ़हरिस्त मुरतब करें। तो वो जो अल्फाज हैं वो ये हैं कि इसमें ओवरकोट, सैंडल, वेटिंग रूम, फर्स्ट क्लास, इंटर, प्लेटफॉर्म। अजीज तलबा इस सबक को पढ़ें। पढ़ने के बाद सवालात के जवाबात और खुलासा अपने स्कूल की तरफ से दिए गए नोट से याद करें। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपको इक्तिबास की तशरीह लिखवाएंगे। अल्लाह हाफिज़।